हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो और पार्ट 9 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन कहिए या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहिए। चलिए तो इसको जान लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है क्या। इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं लेट एफ ए टू बी एंड G B to C be two functions। ये हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, यानी ए टू बी यानी इसका डोमेन ए है और को डोमेन बी है, और फंक्शन जी बी टू सी डिफाइन है यानी इसका डोमेन बी है और को डोमेन सी है। अब देखिए फंक्शन एफ का जो को डोमेन हो रहा है वो फंक्शन जी का डोमेन हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना बात को। चलिए तो अब ये दो हमारे पास फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं कि देन ए फंक्शन g ऑफ f, इसको पढ़ेंगे g ऑफ f, वो कैसे डिफाइन होगा? a टू c डिफाइंड बाई g ऑफ f एट x क्या हो जाएगा? g f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये g ऑफ f जो है, g ऑफ f यही आपका कंपोजिशन कहलाएगा फंक्शन f और g का। आगे हम लोग लिखेंगे। और g ऑफ f कैसे डिफाइन हो रहा है? तो ये a टू c पर, यानी कि फंक्शन f का जो डोमेन था वह g ऑफ f का डोमेन हो जा रहा है, और फंक्शन g का जो को डोमेन था वह फंक्शन g ऑफ f का को डोमेन हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है, यानी यहाँ g ऑफ f में f देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दूसरे नंबर पे है इसका यहाँ डोमेन लिखा जाता है, और जो पहले नंबर पे है उसका यहाँ को डोमेन लिखा जाता है। समझे ना बात को। तो g ऑफ f कैसे होगा? ये a टू c पर, और कैसे डिफाइन होगा? तो g ऑफ f x पर किसके बराबर हो जाएगा? g f x के बराबर होगा। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी x किससे बिलोंग करेगा? g ऑफ f के डोमेन से। समझ गए ना। चलिए तो हमने यहां पर ये देखा कि g ऑफ f जो हो रहा है एक फंक्शन हो रहा है a टू c में, और इसी g ऑफ f को हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे लिख सकते हैं इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड फंक्शन g। ये दो फंक्शन का कंपोजिशन कहलाएगा। f और g का कंपोजिशन क्या होगा? g ऑफ f होगा। और कैसे डिफाइन होगा यहां समझ में आ गया। इसको और ज्यादा अभी हम लोग डीपली समझेंगे। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने जो कुछ बातें यहां समझी उसको समझ लिए। तो यहां हमने देखा कि जो डोमेन ऑफ g ऑफ f हो रहा है ना, फंक्शन g ऑफ f का जो डोमेन यानी a हो रहा है, यह किसके इक्वल होता है? तो यह डोमेन ऑफ फंक्शन f के इक्वल होता है। अब g ऑफ f को डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको समझ लीजिए। एंड यहां लिख देते हैं g ऑफ f इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ फंक्शन f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g। ठीक है, अगर रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट हो डोमेन ऑफ g के, तभी आपका g ऑफ f डिफाइंड होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए फंक्शन f का रेंज क्या होगा? जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे, है ना, इसके अंदर के एलिमेंट होंगे। समझे ना बात को। तो ये इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वह सबसेट होना चाहिए किसका? डोमेन ऑफ g के, तभी हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ f क्या होगा? डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से, एक मशीन बनाकर, एक फंक्शन मशीन के द्वारा इस चीज को समझेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि सर यहां तो g ऑफ f के बारे में कह दिए, क्या f ऑफ g के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? हाँ, तो ध्यान रखना इसमें। यहां पे मैं लिख देता हूं नोट में, तो नोट में मैं यहां लिख सकता हूं कि f ऑफ g
ये भी कंपोजिशन होगा जी एंड एफ का, फंक्शन जी एंड एफ का ये कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा कब, तो इफ, यहां पे उल्टा हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन जी सबसेट हो डोमेन ऑफ एफ के, एंड एफ ऑफ जी का जो डोमेन होगा वह किसके इक्वल होगा, डोमेन ऑफ जी के। इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है एफ ऑफ जी का जो डोमेन होगा किसके बराबर होगा, डोमेन ऑफ जी के। चलिए तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को एक फंक्शन मशीन के द्वारा। तो चलिए ये जो आप नीचे फिगर देख रहे हैं यही आपका फंक्शन मशीन है, यहाँ पर अब थोड़ा समझना होगा। यह फंक्शन मशीन एफ है और ये जी है, और इन दोनों का जो कंपोजिशन है वह क्या है, जी ऑफ एफ है, यानी कि ये दोनों का कंपोजिशन हो रहा है वह क्या हो रहा है, जी ऑफ एफ हो रहा है। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर फंक्शन देखा था, एक फंक्शन एफ था ए टू बी पर डिफाइंड था, और फंक्शन जी था जो बी टू सी पर डिफाइंड था। ठीक है, और दोनों का कंपोजिशन जी ऑफ एफ हो रहा था, वह ए टू सी पर डिफाइन हो रहा था। इसी तरह से हमने दिखाया था। चलिए अब समझिए, हम लोग यहाँ पे इसमें ये भी लिख देते हैं कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, यानी कि जी ऑफ एफ के डोमेन से कहिए या फंक्शन एफ के डोमेन से कहिए। अब यहां देखिए इस फंक्शन मशीन एफ में एक्स एज ए एलिमेंट डाला जा रहा है, इन किया जा रहा है, एक्स एक्सिस में डाल रहे हैं फंक्शन में, तो यहां से आउट होगा फंक्शन एफ है, तो इसमें से क्या निकलेगा, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स आपके निकलेंगे। तो ये एफ एक्स होंगे क्या, ये इमेज वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है, इमेज वाले एलिमेंट होंगे, यानी कि इनका जो सेट होगा, इसमें से जो इमेज वाले एलिमेंट निकलेंगे फंक्शन एफ के लिए, उनका जो सेट होगा है ना, वह रेंज होगा फंक्शन एफ का। ऐसे जो निकलेंगे इन सब का सेट जो होगा वह क्या होगा, रेंज होगा फंक्शन एफ का। ठीक है, और ये रेंज वाले एलिमेंट ही फंक्शन जी में जा रहे हैं ना जी, रेंज वाले एलिमेंट ही किस में जा रहे हैं, फंक्शन जी में जा रहा है, और कोई एलिमेंट यहां नहीं जा रहा है। तो वही मैंने यहां पे लिखा है कि जी ऑफ एफ डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ एफ, यानी ये सारे एलिमेंट का जो सेट होगा वह सबसेट होना चाहिए फंक्शन जी के डोमेन के, फंक्शन जी के डोमेन के, यानी कि यही सब ना इसमें इनपुट होंगे, और जो इसमें डाला जाएगा है ना, जो एलिमेंट इसमें रखा जाएगा वही इसके डोमेन होंगे। तो इसमें रखा कौन जा रहा है, फंक्शन एफ का रेंज वाले एलिमेंट को इसमें डाला जा रहा है। इस मशीन के अंदर फंक्शन एफ के रेंज वाले एलिमेंट को डाला जा रहा है। दैट मीन्स ये समझ गए आप कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के, यानी कि इसके डोमेन के एलिमेंट ये होंगे तभी ना इसमें इन होंगे। तो अब देखिए फंक्शन जी में इस फंक्शन एफ के रेंज वाले एलिमेंट इसमें डालने पर यह फंक्शन जी, मशीन जी जो है, ये इस पे वर्क करके क्या निकल रहा है आउटपुट में, जी एफ एक्स निकल रहा है। तो हमने देखा कि जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन हो रहा है, तो यहां पे ये जी ऑफ एफ ना हो रहा है, तो इसमें डाला जा रहा है एक्स वाले एलिमेंट, एक्स डाला जा रहा है, यानी एक्स किसे होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो एक्स जो डाला जा रहा है, जो डाले जाएंगे एलिमेंट वही ना आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो यानी डोमेन हो जाएगा सेट ए, और ये आउटपुट हो रहा है ये सब किससे बिलोंग करेंगे, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, सेट सी से, सेट सी से, मतलब कि जो इसमें से निकलेंगे वो इससे ना बिलोंग करेंगे जी। इसमें जो इन हो रहा है ये एफ एक्स वाले एलिमेंट हो रहे हैं जो इससे बिलोंग करेंगे, और यहां से जो आउट होगा फंक्शन जी में, फंक्शन मशीन जी में जो आउट होगा वह इसके एलिमेंट होंगे। ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, सी से बिलोंग करेंगे। तो इसीलिए जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए डाला जा रहा है और निकल के क्या आ रहा है, सी वाले एलिमेंट आ रहा है। तो फंक्शन जी ऑफ एफ ए टू सी पर डिफाइन होगा। और यहां कैसे डिफाइन हुआ, तो जी ऑफ एफ जब एक्स डाला जा रहा है तो यहां पे क्या बन जा रहा है, जी एफ एक्स एज ए एलिमेंट आ रहा है, देख रहा ना, जी एफ एक्स एज ए एलिमेंट आ रहा है। और फॉर ये क्या होंगे, यहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग कर रहा है। और यहां जो निकल रहा है ये जी एफ एक्स, ये सारे किससे बिलोंग करेंगे, सेट सी से। यहां जो भी एक्स की जगह एलिमेंट रखने पे जो यहां वैल्यू जाएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट सी से। तो क्लियर हो गया। तो यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जी ऑफ एफ डिफाइन तभी होता है जब फंक्शन एफ का रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ जी के। और मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है,
ये भी आपको समझा। उसी तरह सिमिलरली हम लोग एफ ऑफ जी की बात करें तो एफ ऑफ जी यानी फंक्शन जी और एफ का कंपोजिशन एफ ऑफ जी होगा, और वो कैसे डिफाइन होगा, इसी को मैंने पलट दिया कि जब रेंज ऑफ, जब ये पलटा तो यहाँ भी पलट दिया, इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि रेंज ऑफ जी सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, और यहां से ये भी ध्यान रखना होगा कि एफ ऑफ जी जो होगा, एफ ऑफ जी, उसमें एफ ऑफ जी का जो डोमेन होगा वह किसके डोमेन के बराबर होगा, तो डोमेन ऑफ जी के, इसके सेकंड वाले के डोमेन के, समझे ना। यहाँ पे भी देखो जी ऑफ एफ का जो डोमेन होगा इसके सेकंड वाले के डोमेन के इक्वल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने नोट में लिख दिया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहां से दो फंक्शन का कंपोजिशन आपको समझ में आ गया, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको क्लियर हो गया, फंक्शन मशीन से भी समझ लिए और ऐसे भी हम लोग डेफिनेशन से अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिए, समझ गए। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं f, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 4 1, और एक फंक्शन g ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 3 2 3 5 1। अब हम लोगों को यहां चेक करना है कि f ऑफ g और g ऑफ f डिफाइंड है कि नहीं। अगर दोनों डिफाइंड है तो उसको निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोग दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज को पहले लिख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f, इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 3 4, और रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f की बात करेंगे तो ये आपका 1 2 5, यही ना होगा, लाइन से सजा के लिख देते हैं। चलिए अच्छा, डोमेन ऑफ फंक्शन g की बात करेंगे तो ये 1 2 5 होगा। रेंज ऑफ फंक्शन g की बात करेंगे तो रेंज आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो हमें अगर मान लो हमें चेक करना हो g ऑफ f को, तो हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन f सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ g के। तो देखो यहां पर रेंज ऑफ f, फंक्शन f का रेंज 1 2 5 है और डोमेन ऑफ g 1 2 5 है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना जी, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो ये इसका सबसेट है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ f इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, g ऑफ f क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब g ऑफ f निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे g ऑफ f, तो g ऑफ f यानी फंक्शन f के जो डोमेन होंगे उनके एलिमेंट को इसमें लिखना होगा, इसी को ना लिखना होगा। तो फंक्शन f का डोमेन यहाँ पे है तो 1 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, gf1 बन जाएगा। अब क्या देखना होगा, फंक्शन f में 1 रखने पर क्या आया है, तो फंक्शन f में 1 रखने पे आया है 2, तो ये हो जाएगा g2, f1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। अब फंक्शन g में 2 रखने पे क्या है 3 आया है। चलिए g ऑफ f, अगला फंक्शन f का डोमेन का और अगला एलिमेंट लिखते हैं 3, तो हो जाएगा gf3, फंक्शन f में 3 रखने पर क्या आया है 5 आया है। अब फंक्शन g में 5 रखने पे क्या आया है 1 आया है। g ऑफ f, अगला एलिमेंट लेते हैं यहां पे है 4, ये हो जाएगा gf4, फंक्शन f में 4 रखने पे क्या आया है 1 आया है, और फंक्शन g में 1 रखने पे क्या आया है 3 आया है, समझ गए। देयरफॉर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि g ऑफ f क्या आ गया, 1 रखने पे 3 आया, 3 रखने पे 1 आया, 4 रखने पे 3 आया, तो ये हमने g ऑफ f निकाल दिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं f ऑफ g के बारे में। तो f ऑफ g के लिए हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन g सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ फंक्शन f के, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन g सबसेट है डोमेन ऑफ f के, तो 1 3 इसमें मिल रहा है, दैट मींस ये सबसेट है। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं कि f ऑफ g इज डिफाइंड। अगर ये सबसेट नहीं होता तो ये डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। रेंज ऑफ g सबसेट नहीं होता डोमेन ऑफ f के, तो ये डिफाइंड नहीं होता। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं f ऑफ g को। तो f ऑफ g, फंक्शन g का डोमेन वाले एलिमेंट इसमें रखेंगे 1, तो f g 1 आ जाएगा। अब फंक्शन g में 1 रखने पर क्या आया है 3 आया है, तो f3 हो जाएगा। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, तो 3 रखने पे 5 आया है। अगला f ऑफ g, यहाँ पे अगला एलिमेंट 2 रखेंगे,
तो बन जाएगा FG2। फंक्शन g में 2 रखने पे क्या आया है, तो 2 रखने पे 3 आया है। फंक्शन f में 3 रखने पे क्या है, 5 आया है। ठीक है, अगला लिखते हैं f ऑफ g, फंक्शन g का अगला एलिमेंट एक 5 है, FG5। फंक्शन g में 5 रखने पे क्या आया है, 1 आया है। और फंक्शन f में 1 रखने पे क्या आया है, तो आया है 2 आया है। ये ना हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं कि f ऑफ g क्या आ जाएगा, 1 रखने पे 5 आया, 2 रखने पे 5 आया और 5 रखने पे 2 आया। यही ना हो जाएगा f ऑफ g। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें f ऑफ g और g ऑफ f की, तो ये इक्वल नहीं हो रहे। देख लो, f ऑफ g के वैल्यू अलग है और g ऑफ f भी यहाँ पर अलग है। इसके पहले जो निकाले थे g ऑफ f निकाले थे ना, ये दोनों अलग आए हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले g ऑफ f यही ना निकाला था, तो ये दोनों दिख रहे हैं ना अलग अलग। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ f इक्वल नहीं होता है f ऑफ g के, किसी भी दो फंक्शन के कंपोजिशन के लिए। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है ना, टू फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग इसमें प्रूव करेंगे। थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, उन सबको हम लोग समझेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फलनों का जो फंक्शंस का जो कंपोजिशन है या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसमें कोई अब दिक्कत होने वाली है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से बेहतर तरीके से आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो आपको कंसेप्ट की जरूरत है। अगर आपको सही से कंसेप्ट मिलेगा तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। आप RD शर्मा का बुक ले लो, NCERT ले लो, कोई भी बुक ले लो, है ना, आप RS अग्रवाल ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बुक में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी बुक बनाओगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप RD सर में बना दोगे तो RS अग्रवाल में कोई दिक्कत होगी या NCERT में कोई दिक्कत होगी। मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा, कहीं से भी थोड़ी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये सारे टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, आप इसमें भी कोई वीडियो बनाइए। ठीक है, अगर कुछ अलग आपको दिखे तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको पढ़ाई करने में। मैं सारे कंसेप्ट को, सारे प्रॉपर्टीज को, सारे थ्योरम्स को कराते चलूंगा, एक एक करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी कराऊंगा। कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है पढ़ाई में। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते ही हो कि एग्जाम्स जो होते हैं CBSE के, उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं बाकी अदर बोर्ड्स के एग्जाम्स के अपेक्षा। मैथ्स वाले क्वेश्चन, साइंस वाले क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं। उनकी क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं देता है। तो आपको जब तक आप कंसेप्चुअल तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। आप मैथमेटिकल लैंग्वेज को जब समझने लगोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से बच्चे हैं जो घबराते हैं, है ना, स्टेप्स लिखने में, या फिर 2-4 लाइन लिखना हो ना क्वेश्चन में, तो कहते हैं भाई ये कौन लिखेगा। तो इसमें जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं सही तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा। और आप भी कोशिश करो कि जो भी उसमें लैंग्वेज लिखना होता है उसको लिखने से घबराना नहीं है। ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन से जुड़िए, आप मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं लिखता हूं कि द सम ऑफ 3 angles of a triangle, yes, the sum of angles of a triangle is 180। तो ये देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा द सम ऑफ 3 angles of a triangle is 180, तो एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है और 180 डिग्री का मतलब क्या है, हमें ये तीनों चीजें पता होंगी तब ना हम लोग एक दूसरे से इसको रिलेट कर पाएंगे और इसका मीनिंग समझ पाएंगे। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसमें क्या करते हो कि उसमें पीछे के सारे चीजें भूल जाते हो। तो हर एक चीज को याद रखो, प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है ना, वो सारे क्लियर होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना चाहिए और तभी आप अपने मैथ्स को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है स्टेप छोड़ना, बीच में 2 लाइन अगर कुछ लैंग्वेज में लिख देना होगा,
थ्योरी लिखनी होगी कुछ तो उसमें दिक्कत हो जाना। तो यही सब आपकी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को पहले आप दूर करिए, तभी आपको मैथ में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर देता हूं। आगे अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा और फेसबुक पर भी है, इसके पेज को लाइक कर लेंगे और फॉलो कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।